नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार खोरवाल स्वागत करता हूं आपका कल का सम्राट न्यूज़ के अंदर। अजमेर विधानसभा क्षेत्र उत्तर से हमारे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के द्वारा जो चुने गए, जिनको नामांकन मिला है और जिन्होंने नामांकन भरा है, रमेश टहलानी जी आज हमारे साथ में हैं और उनसे हम वार्तालाप करेंगे, जानना चाहेंगे उनकी रणनीति के बारे में, अजमेर के संघर्षों के बारे में, समस्याओं के बारे में, और वो किस प्रकार से समाधान करना चाहते हैं, किस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, अजमेर का दिल जीतना चाहते हैं। जी। मैं कल का सपना चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और अजमेर की जनता को भी नमस्कार करूँगा कि आप सुन रहे हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक मौका मिल रहा है आप लोगों का प्रतिनिधि बनने का। और मैं आम आदमी पार्टी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मेरी योग्यता को समझा और मुझे टिकट के लिए कहा, लड़ने के लिए आग्रह किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अजमेर को प्रतिनिधित्व करने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, खड़ा हुआ। जी। अच्छा, मैं बिकॉज़ क्योंकि आपका जो है पहली बार नामांकन है, पहले अजमेर आपसे इंट्रोड्यूस नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, व्यवसाय वगैरह के बारे में, ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। वैसे अजमेर के कई लोग मुझे जानते हैं। आपको राजनीतिक रूप से मेरा परिचय नया है। मैं आम आदमी पार्टी से लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा इतना ही राजनीतिक बैकग्राउंड है। बाकी मैं कॉलेज टाइम में चुनाव लड़ा हूँ, जीता हुआ, महासचिव रहा हूँ। और कॉलेज चुनाव जीतने के बाद मैं पिछले करीब 25 साल से प्राइवेट नौकरी और कॉर्पोरेट में रहा। मेरा जन्म नसीराबाद का है, एक गरीब परिवार में हुआ, और मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता था 1 रुपये रोज़ पे। तो एज अ बाल श्रमिक मैंने करियर शुरू किया था। आधा दिन पढ़ाई करता था, आधा दिन काम करता था। ऐसे पढ़ाई करते करते मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद फिर मेरी बैंक में नौकरी लगी। मैं भारत के और विदेशों के टॉप मल्टीनेशनल बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, दुबई के बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन बैंक में सीनियर मैनेजर तक जॉब किया हुआ है। कुछ पारिवारिक वजह से 14 साल पहले मैं अजमेर आ गया और मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने का सोचा। मैंने आध्यात्म का सहारा लिया। मैं आध्यात्म से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा आध्यात्म जुड़े होने का मुझे जो खुशी देती है, वो अगर मैं समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। पैसे से मुझे उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे लगा कि कुछ मानवता के लिए करने में मिल रही है। तो मैंने सोचा ऐसा क्या काम किया जाए कि मैं मेरे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए कोई योगदान दे सकूं, और जहाँ मेरा अनुभव भी काम आ सके और साथ ही साथ मेरी रोजी रोटी भी चल सके, क्योंकि मैं कोई चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। मुझे काम भी करना था, घर भी चलाना था, जिम्मेदारी अब थी। तो मैंने काफ़ी सर्वे किया, तो मुझे एक रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा नज़र आया, प्रॉपर्टी सेक्टर, जहाँ पे मेरे अनुभव का काम आ सकता था। तो मैंने रियल इस्टेट सेक्टर चुना और फिर वहाँ सर्वे किया वहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। हर बिजनेस में कोई ना कोई कमी होती है। राजनीति में लोग कहते हैं अच्छे लोग नहीं है, रियल इस्टेट में भी कहते थे लोग प्रॉपर्टी डीलर कोई भी बन जाता है, तुम इतने पढ़े लिखे होकर क्या कर लोगे। रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी में बड़ी बेईमानियाँ होती है, बड़े घपले होते हैं, फ्रॉड होते हैं। तो मतलब जो नेगेटिव काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कोई काम नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी एमबीए करने में, आईआईटी करने में कौन बनता है। लेकिन मैंने वो चुना, मुझे लगा इस क्षेत्र में कमी है, ये गैप है, उसको फिल करना चाहिए। आज एक व्यक्ति मध्यम वर्गीय या जो पहली बार घर लेने जाता है, आज अगर उसको सही समय पर सही चीज़, सही क्वालिटी घर मिल जाए तो उसको काफ़ी खुशी होती है, उसकी खुशी काफ़ी निर्भर होती है। उसके कई इमोशंस होते हैं, डर होता है, लालच होती है, कई तरह के लोग बहकाने वाले मिलते हैं। तो मैंने कोशिश की इस प्रोसेस को, बैंकिंग वाले प्रोसेस को रियल एस्टेट के साथ जोड़ने की। आज लोग लाखों करोड़ों रुपए बैंक में डाल देते हैं विश्वास पे, लेकिन किसी ब्रोकर को 1000 रुपये देने से भी डरते हैं। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, रियल एस्टेट में लाया, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, और मैं ऊपर वाले परमात्मा का धन्यवाद देना चाहूँगा, अजमेर के लोगों का, मेरे मित्रों का। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस क्षेत्र में जो मेरा उद्देश्य था उसको पाने में सफलता मिली। आज मेरी कंपनी सुख संपत्ति राजस्थान की लीडिंग कंपनीज में है और हमें राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। फोर्ब्स की मैगजीन ने हमें रियल इस्टेट में, मैंने कुछ प्रयास किए, कुछ समस्याओं का सर्वे किया, आम लोगों को क्या समस्या आती है, बिल्डर को क्या समस्या आती है, लोगों को क्या समस्या आती है, तो उनका समाधान देने की कोशिश की। क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, एमबीए किया है, मैंने दुनिया भर के बैंकों में काम किया, मैं बाहर रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि हमारा देश विकासशील है। हम जिन चीज़ों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विकसित देश वो समस्याओं का समाधान करके काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो मैंने वो देखा कि दुबई में या अमेरिका में, यूरोप में एक ब्रोकर पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे पूछ रहे, वहाँ अमेरिका में
दूसरा सबसे सम्माननीय व्यवसाय माना जाता है रियल एस्टेट एजेंट, डॉक्टर के बाद। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं बन सकता। तो मैंने वहाँ होता यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ किया जाए, तो मैंने कोशिश की। इस कारण से मुझे काफ़ी मान मिला, सम्मान मिला भारतीय राजस्थान में स्तर पे, नेशनल स्तर पे। इसके अलावा मैंने रेरा एक्ट जब आया, जिसमें हम लोगों की कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, उसमें मैंने काफ़ी एक्टिव रह के कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कराई, काफ़ी मामले सुलझाए। तो उस कारण मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिली। तो मेरे कई परिचित मुझे कहते पिछले 1 डेढ़ साल कहते हैं, यार रमेश आप रियल एस्टेट इतना अच्छा कर रहे हो, लोगों की समस्या समाधान कर रहे हो, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप विधायक बन के या एमएलए एमपी बन के आप क्यों नहीं करते। आप शायद जिस तरह जो आपका विज़न है, जो आपकी ईमानदार सोच है, जो आप इतना करते हो, आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है देश में उच्च पदों पे, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, विकसित हो सके। तो पहले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था राजनीति में आने का, पर पिछले 1 साल से काफ़ी प्रबुद्ध लोगों ने, अच्छे लोगों ने, जिनको मैं न्यूट्रल लोगों ने, जो किसी पार्टी संबंध नहीं थे, उदासीन लोगों ने मतलब न्यूट्रल लोग थे, जो इनका किसी पार्टी से संबंध नहीं था, जो कि जो देशभक्त थे, वो भी चाहते हैं हमारे देश की भलाई हो, हमारे शहर का विकास हो। उन लोगों ने हमें कहा, यार रमेश जी आप एनर्जेटिक हो, आप मेहनत करते हो, आप लोगों को जाते हो, आप सरकारी, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, समझते हो, आप एमबीए हो, आप मतलब इतना देश में कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, तो आपको आना चाहिए। तो उन लोगों के प्रोत्साहन, मोटिवेशन और कई बड़े लोगों के आशीर्वाद से मैंने निर्णय लिया कि मैं समझूंगा। एक और वजह थी कि मुझे बड़ी पीड़ा होती थी अजमेर की दशा देख के। स्मार्ट सिटी बननी चाहिए थी, मुझे तो लगता नहीं स्मार्ट स्टूपिड सिटी जरूर अगर मुझे हो सकता है, लोग सहमत हो नहीं हो, पर मेरे नज़र में स्मार्ट सिटी नहीं है। मैं पिछले 1 साल में दिल्ली गया, भुवनेश्वर गया, गोवा गया, इंदौर गया, इन शहरों को देखा तो मैं शॉक रह गया, यार मैं इतना अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट, कोई होर्डिंग नहीं है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, सड़कें सारी सही। और ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ऐसे लोअर क्लास एरियाज में गया, वहाँ भी अच्छी सड़कें थी, वहाँ भी अच्छे फ्लाईओवर थे, यहाँ के तो एलिवेटेड ऐसे नहीं थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पे देखा, वहाँ क्या था, वहाँ पे मतलब कहीं होर्डिंग नहीं था। यहाँ देखो देखो नेताओं के होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसके देखो ऐड लगे हुए हैं, कोई होर्डिंग नहीं होते, कोई प्लॉट खाली नहीं होता, हर पे दीवार लगी होती थी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन था, 24 घंटे पानी आ रहा था। तो मैंने कहा जब वहाँ हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं दिल्ली की राजधानी है, अरे इंदौर राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, तो क्या हम राजधानी बनने का इंतजार करें। नहीं, लेकिन राजधानी नहीं है तो क्या हुआ, अजमेर मतलब वर्ल्ड फेमस है हमारे धार्मिक स्थलों की वजह से। मैं यही बताता हूँ, अजमेर भारत में 4थे नंबर पर आता है धार्मिक टूरिज्म में, रिलीजियस टूरिज्म में। वैष्णो देवी, तिरुपति और शिरडी के बाद अजमेर का नंबर आता है। यहाँ ऑन एन एवरेज पूरे, अगर पिछले साल का डेटा दूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट का, पिछले साल अजमेर में 34 लाख पर्यटक आए, जबकि जयपुर 10 लाख है, उदयपुर 9 लाख है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। अब एक अच्छी बात है, जो नेशनल हाईवे का भी पुष्कर बाईपास बन रहा है, जो आज से 10 साल पहले बनना चाहिए वो आज बन रहा है, वो अब बन रहा है। तो मतलब इतना जब रिलीजियन लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो कम से कम सुविधाएं तो आनी चाहिए। तो मतलब मैं जब और शहरों से तुलना करता हूँ, तो मुझे सही में, मैं कोयम्बटूर से, छोटे शहर का कोयम्बटूर इससे बेटर है, इससे आधी जनसंख्या कोयम्बटूर की तरह इससे बेटर शहर लगा। तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज 20 साल हो गए, हमने एक प्रतिनिधि करना चाहिए था। आज मैं जब देखता हूँ स्मार्ट सिटी के नाम पे ऐसी जो चीज़ें हुई है, मुझे लगता नहीं है कि सही पैसा इस्तेमाल हो, सही अगर फंड को सही जगह इस्तेमाल किया जाता तो अजमेर स्मार्ट सिटी बन सकता था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है सिटी का, वो उस तरीके से नहीं हुआ है डेवलपमेंट के लिए अगर काम मिली है। कोई भी प्रतिनिधि हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर वो ये सोचे कि ये मेरा घर है, मेरा काम करवा रहा हूँ, तो उस पर क्या मैं इतना पैसा खर्च करता, क्या मैं इसमें ऐसी क्वालिटी लगाता। अगर हर व्यक्ति सोचने लगे मैं मेरा घर बनवा रहा हूँ या मेरा ऑफिस बनवा रहा हूँ, उस सोच के साथ करेगा ना, पूरा तो भारत का हर शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। बस ये सोच होनी चाहिए, ईमानदार वाली सोच। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मेन मुद्दा, आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। जैसे आज तक कई सारे प्रतिनिधि, अभी आज़ादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी हम जो चुनाव हैं वो बस बेरोजगारी, गरीबी या सड़कें, पानी सुविधा, बस इसी के नाम पर चुनाव होते रहे हैं। तो आपका ऐसा क्या है विशेष, मतलब जनता क्यों आप पर उम्मीद करे। देखिए क्या है, अब मैं और नेताओं की तरह भाषण नहीं दूंगा कि मैं बेरोजगारी मिटा दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा। वो गरीबी अमेरिका में भी है, बेरोजगारी अमेरिका में भी है, पर वो पानी की समस्या तो नहीं है। अजमेर में घरों में पानी नहीं आता है, और जो बारिश के दिनों में सड़कों में इतना पानी होता है। तो ये जल प्रबंध
मैं दुबई में रहा। दुबई एक रेगिस्तानी प्रदेश है, एक तरफ रेगिस्तान एक तरफ समंदर है। समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता, रेगिस्तान का पानी होता नहीं है। फिर भी दुबई में 24 घंटे पानी आता है। वहाँ के बाथरूम का भी पानी यहाँ अपने पीने वाले पानी से बेटर आता है। जब दुबई जैसे इजराइल, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है, अजमेर में क्यों नहीं हो सकती? अजमेर में तो बीसलपुर लाइन आने से पहले फाइसागर आना सागर से पूरे बूढ़ा पुष्कर से पानी आता था, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट था ना। यहाँ अजमेर वो सबसे पुरानी वहाँ पृथ्वीराज चौहान का किला था ऊपर, तारागढ़ पे किला था, वहाँ तक पानी की व्यवस्था हो सकती है उस साल में, सैकड़ों साल पहले। और आज इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी मूलभूत पानी की सुविधा है। मैं तो कहता हूँ सच में हम बिना मंदिर के बिना धर्म के रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के रहना मुश्किल है। पानी धर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदिर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पर व्यक्तिगत रूप से मानना है। हो सकता है कई लोग मुझे सहमत ना हो, मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं किसी के ऊपर पर्सनल, मैं ये कहूँगा मेरा व्यक्तिगत मामला है और पर्सनल फीलिंग है ये। पानी बहुत ज़रूरी है, सफाई बहुत ज़रूरी है, सड़क बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आएंगी तो विदेशी कंपनी आएंगी, बाहर के लोग आएंगे, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें, रोज़गार अपने आप आएगा, बेरोजगारी अपने आप मिटेगी। ये चीज़ें तो हो। अब आप ऐसे रास्ते बंद कर दिए। आज अजमेर में जैसे कहते हैं, जो कहते हैं कि अजमेर में सबसे ज़्यादा सिंधी रहते हैं और हर सिंधी परिवार एक NRI है। NRI का पैसा वो वहाँ नहीं करता, जो दुबई में, अफ्रीका में, यूरोप में कमाने वाला वहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, वो इंडिया में करता है। लेकिन वो अजमेर आके जयपुर कर रहा है, गुड़गांव जाके कर रहा है। वो कह रहा है क्या करूँ अजमेर इन्वेस्ट करके। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर हो रहा है वो अजमेर को मिलना चाहिए। जो बेसिक यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो वहाँ बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने पैसा कमाया। मैं देखिए, चुनाव जीतना न जीतना तो बात की बात है, फिर भी मैं एक अपील करूँगा सारे उन लोगों से, बाहर इन्वेस्ट करने के बजाय अपने अजमेर में इन्वेस्ट करें, अपने रोजगार बनाए। अजमेर में भी प्रॉपर्टी के रिटर्न्स हो या बिजनेस के रिटर्न्स हो बहुत अच्छे आते हैं। आप अजमेर इन्वेस्ट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए। और मैं सरकार से, जो भी सरकार हो, वर्तमान हो भविष्य में जो भी सरकार हो, उससे निवेदन करो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इतना ईजी किया जाए इंडस्ट्री लगाना या रोज़गार उत्पन्न करना। कर सकते थे, संभव है, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, कर किया जा सकता है। आप ढंग से आप ट्रेनिंग दो, ईजीली ट्रेनिंग है, 4 दिन की ट्रेनिंग, 6 दिन की ट्रेनिंग में आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है। प्रॉपर हमारे शिक्षा में शामिल होना चाहिए। जो हमारी जो शिक्षा दी जाती है वो प्रोफेशनल शिक्षा नहीं दे रही है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहूँगा, मैं ये करूँगा कि जो भी पढ़ने आ रहा है स्कूल में, उसको कम से कम 1 महीने या 3 महीने, कम से 10 से 20 क्लास है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दी जानी चाहिए, हेल्थ मैनेजमेंट दिया जाए, स्वास्थ्य कैसे ध्यान रखा जाए, पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कमाया कैसे जाए। इन चीज़ों लोगों को पता ही। आज भी 99% लोग पैसा कमाने के बाद भी सही मैनेज नहीं करते। सही मैनेज कर लेंगे तो अपने आप पैसा निवेश होगा, अपने आप रोजगार उत्पन्न होगा। ये संभव है, संभव ऐसा संभव है। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे शहरों में, आज अगर मैं बात करता हूँ वहाँ की, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, या मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, या भारत के कई, जैसे केरला में बहुत विकसित प्रदेश है, भारत और भी स्टेट है और भी जगह शहर है, वहाँ हो रहा है बिजनेस। कैसे जा रहा है? वहाँ भी तो इंसान ही है, वो कोई एलियन तो आए नहीं। अच्छा, अजमेर की सबसे बड़ी समस्या क्यों? अजमेर क्या शिक्षा अच्छी है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है। यहाँ के युवा पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। अरे अजमेर के लोग ही तो है। मैं अजमेर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में जाकर सिलिकॉन वैली में कंपनियाँ खोल के बैठे हैं, $1 मिलियन। क्या वो नहीं खोल सकता? क्या जोहो का आदमी मालिक जब अमेरिका से आके तमिलनाडु के छोटे से गाँव में स्टार्ट कर सकता है, तो क्या अजमेर स्टार्ट नहीं कर सकते? संभव है। हमें उनको प्रोत्साहित देना पड़ेगा, वेलकम करना पड़ेगा। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को प्लीज़ अजमेर में आओ, करो। और उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर देना किसका काम है? सरकार का। और नियत हो तो संभव है। सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप अपनी पार्टी के एक तरीके से देखा जाए तो उनका एक विचारधारा है, तो उस विचारधारा के हिसाब से आप इस अजमेर में मतलब जैसे जनता के अंदर पुरुष हैं, स्त्री हैं और वृद्धजन हैं, तो उनको मतलब प्रभावित करने के लिए या उनको उनका हृदय जीतने के लिए आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, जीतना न जीतना वक्त बताएगा। अगर मैं रहा तो मैं ये प्रयास करूँगा कि एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है टॉयलेट्स की। शहर में एक तो टॉयलेट सही नहीं है, और स्पेशली लेडीज़ के लिए। अजमेर में नॉर्थ में 51% महिलाएँ हैं, 50% ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा महिलाएँ हैं, जो आज मैं देख रहा था डेटा। लेकिन क्या आधे टॉयलेट्स हैं? आधे के चौथे भी नहीं है। क्या वो मार्केट नहीं जाती, बाहर नहीं जाती? उनके लिए साफ़ सुथरे टॉयलेट होने चाहिए। कई महिला बीमार होती है उनका। पानी के अलावा टॉयलेट्स का भी मैं चाहूँगा हो। वृद्धजनों के लिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक योजना चलाई थी वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा का, तो उनके लिए तीर्थ यात्रा कराई जाती है, उनको निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाती है, उनके लिए बस, रहने, खाने सारा इंतजाम करती है सरकार, करती है। तो ये भी होना चाहिए। इसके अलावा मेरी एक योजना है, अगर मेरा सपना है या मेरी इच्छा है, अजमेर एक ऐसा शहर है जो
सिटी ऑफ रिटायर पीपल कहलाती है। दुनिया भर में लोग अजमेर को चुनते हैं रिटायरमेंट के लिए, एक उदयपुर को, एक अजमेर को, दो को चुनते हैं। अजमेर में ब्रेन ड्रेन होता है, जो पढ़े लिखे अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं नौकरी के लिए, पहले पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी के लिए। और देश विदेश में कई जगह अजमेर के लोग हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ अकेले रहते हैं। तो मैं अजमेर में ऐसी कॉलोनी डेवलप करना चाहता हूँ, ऐसी अपार्टमेंट या ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता हूँ सेकंड इंडिंग जैसा, जहाँ सीनियर सिटीजन रहे, उनको वहाँ सिक्योरिटी मिले, हरे भरा माहौल मिले, वहाँ उनके मंदिर, उनका जो पूजा स्थल है वो मिले, साथ ही साथ उनको हेल्थ केयर मिले। वहाँ पे एक अस्पताल हो जहाँ एक अलार्म पे डॉक्टर आ जाए, ताकि अगर 100-50 ऐसे सीनियर सिटीजन एक साथ रहेंगे तो वो अकेलापन फील नहीं करेंगे, और उनके साथ अगर युवा लोग को जुड़ जाएंगे, अगर उनको वहाँ रोज़गार भी मिल जाएगा, उनको अपनापन भी मिल जाएगा। तो मेरा एक सपना है कि जो शहर में बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं उनका अकेलापन दूर करने का मेरा बड़ा सपना है। वो तो चाहे चुनाव जीते न जीते, वो तो मैं वैसे भी मेरे योजना में, अगले साल की योजना में है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से साथ मिलता है तो ये काम जल्दी होगा, आसान होगा। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे आपने नामांकन भरा है, आपका पूरा नाम जो है वो है रमेश कुमार टहलानी। ठीक है, और अपना आप जानते भी हैं और अजमेर की जनता भी जानती है कि इसी उत्तर क्षेत्र से, अजमेर के उत्तर क्षेत्र के से जो है और भी उम्मीदवार हैं जो कि सिंधी समाज के हैं। तो मतलब ये एक तरह से सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि ये क्या सिर्फ एक तोड़ने की राजनीति है या क्या, किस तरीके से? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है वो काफ़ी अलग है। सबसे पहली बात तो मैं 99 में लोग बताते नहीं मैं टहलानी, मैं तो रमेश कुमार ही बताता हूँ। मैंने कई लोगों से सरनेम क्या है, तो मैं कहती क्यों जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो भाई? हम शादी रिश्तेदारी की बात तो कर नहीं रहे, तो जो जाति किस लिए? दूसरी बात, आज आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम जाति, धर्म, समाज के आधार पर अगर हम वोट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो ये सही नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि मैं सिंधी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ पुरुषार्थी हूँ। आज सिंधी समाज का नहीं होता तो मैं, हो सकता है इतनी मेरे को मेहनत करने आदत नहीं होती, मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मैं आज भी 12 से 14 घंटे काम कर लेता हूँ। ये इसी वजह से क्योंकि मैं सिंधी समाज पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ मैं एक भारतीय भी हूँ। मैं अजमेर में रहता हूँ, मेरे काफ़ी मारवाड़ी फ्रेंड भी हैं, राजपूत फ्रेंड भी हैं, मैं बाहर विदेशों में भी रहा। तो देखिए, मैं इतना हो गया कि मेरे दिमाग से या मेरे सोच से जाति धर्म तो हट चुका है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आप मुझे वोट दे रहे हैं सिर्फ मेरे सिंधी होने कारण, तो प्लीज़ सिर्फ सिंधी होने कारण मुझे वोट मत दीजिएगा। मुझे वोट दीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं अजमेर की दशा और दिशा को बेहतरी के लिए कर सकता हूँ, सुधार ला सकता हूँ, अजमेर को विकास के लिए कर सकता हूँ मेरे अनुभव के आधार पर। मैं IIM का ग्रेजुएट हूँ, जो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट होता है जहाँ दुनिया भर की कंपनियाँ चलाते हैं। मैं 20 साल से ज़्यादा का रियल एस्टेट और बैंकिंग का अनुभव रखता हूँ, टोटल वर्क है 30 साल का है। मुझे कर्म के आधार पर मुझे वोट दीजिए, ना कि मेरी जाति और धर्म के आधार पे। जाति धर्म के आधार पे मैं वोट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ विकास के नाम पे मिले, कर्म के आधार पे मिले। और निवेदन करूँगा कि अब हमें थोड़ा इस समाज में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। ऑफकोर्स कई लोगों की भावनाएं जुड़ी है, कई लोग कहते हैं मेरे समाज का हो, मेरे समाज का हो, पर देखिए हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। कोई भी सिर्फ समाज के नाम पे तो मतलब ये निर्णय लेना गलत है ना कि ये शहर का विकास करेगा। अब कई लोग कह रहे हैं, मुझे कई लोगों ने कहा कि यार शहर में पिछले 30 सालों से 20 सालों से एक ही विधायक है, और कई लोग उनसे गुस्सा भी हैं। तो देखिए ना, आपने समाज के आधार पर वोट दिया। देखो, ऑफकोर्स सिंधी पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पर वोट जनप्रतिनिधि होने के लिए ये क्राइटेरिया मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। व्यक्ति को उसके काम के आधार पर दीजिए, उसके कर्म के आधार पर दीजिए, उसके विज़न के आधार पर दीजिए। मैं क्यों वोट मांग रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्थानीय हूँ, लोकल हूँ, यहाँ शहर की पीड़ा समझता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पॉलिटिकल सिस्टम भी समझता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझता हूँ, और मैंने पिछले 14-15 सालों में काम किया भी है। मैंने मानवता योगदान के जो मेरे यथासंभव प्रयास मैंने किए हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है मैं शहर का विकास कर सकता हूँ। इसलिए मेरा विज़न है, मैं पिछले 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ शहर के, भारत की टॉप 10 सिटीज़ कौन कौन सी है उनको देखता हूँ। जैसे कोयम्बटूर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ डेवलपमेंट हुआ है, मैं वहाँ के सारे फॉर्मूला ले रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। और मैं पिछले 1 साल से काफ़ी जनप्रतिनिधि लोगों से मिला भी हूँ, मैं उनको बताता भी हूँ भी ऐसे करो। आज ADA में जाता हूँ तो मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, ये ऑनलाइन कर हो सकते हो, आप ये डाल के कर लो जो काम। जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूँ,
दिल्ली में आपको कोई भी सरकारी काम हो तो आपको किसी सरकारी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टोल फ्री कीजिए नंबर, मान लीजिए आपको राशन कार्ड बनाना है, आएगा टोल फ्री नंबर कॉल कीजिए, वहाँ से एक एग्जीक्यूटिव को फ़ोन आएगा, वो आपके पास आएगा, आपके घर पे आएगा, आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, स्कैन बनाएगा, मोबाइल से करेगा और आपके घर पे डिलीवरी करेगा। शायद कुछ लेते 20-21 रुपये 27 रुपये को लिया जाता है, लेकिन किसी भी आम आदमी को किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें भ्रष्टाचार के भी चांसेस नहीं है। कैसे पता ही नहीं कौन आएगा, रैंडमली असाइन होता है आदमी कौन आएगा। तो कितना बढ़िया, आज इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठो, इतना ज़्यादा पेपर वर्क करो, इससे चाहे कॉल सेंटर बना दो किसी भी नॉन रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ कॉस्टिंग भी कम आएगी, आदमी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है, उसका पेट्रोल भी बच रहा है, ट्रैफिक जाम भी नहीं हो रहा है और घर बैठे काम हो रहा है कस्टमर का। वैसे ये माना जाता है कि अगर कोई सरकारी काम है तो आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, कम से कम किसी भी एक सरकारी दफ्तर में जाना है तो एक दिन की छुट्टी लेके ही फिर आपको सारे काम करने पड़े। आप उसको जो है सिस्टमेटिक करना चाह रहे हैं। मैं वही बताऊँ, अरविंद केजरीवाल जी का मैं इसी बात से फ़ैन हुआ था, इसी बात से कि जो बंदा IIT क्लियर हो, अब IIT पास करना भी मतलब लाखों में कुछ लोग, सैकड़ों लोग ही कर पाते हैं, और IIT में टॉपर होने के बावजूद, टाटा ग्रुप में काम करने के बावजूद नौकरी छोड़ना, 2 साल तक झुग्गी झोपड़ियों में रह के लोगों की सेवा करना, IRS बनना, फिर वो लोग इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब, कितने इंडिया में मुझे उदाहरण दीजिए, कितने लोगों ने कमीशन चौक के भ्रष्टाचार के विरोध किया है। वो तो CM बनने की तो बाद में बात आई, जब वो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, तब कौन सी CM की बात थी, तब तो कुछ थी नहीं। वो तो बाद में उन्हें लगा कि अगर मुझे सिस्टम में परिवर्तन करना है तो राजनीति में आना पड़ेगा, वरना वो तो पहले उनके वीडियो दिखाए जाते हैं हर जगह, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, ये झूठा। अरे झूठा नहीं, मजबूरी में आया वो, अगर सिस्टम परिवर्तन कर देते, लोकपाल ले आते तो आते ही नहीं। सही है। आज सीधी बात, मैं भी नहीं आना चाहता राजनीति में, लेकिन मुझे लगा है कि शायद अगर मैं बातें कर सकता हूँ, मैं लोगों को नहीं कहता तुम गलत कर रहे हो, मैं कोशिश करूँगा। अगर मुझे से मुझे लगता है अगर मैं सही आ जाऊँगा, अगर मुझे से लोग राजनीति में नहीं आएंगे, लोग कहते हैं रमेश जी बोलने की बातें होती है, या कई लोग कहते हैं जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे राजनीति बदलाव कैसे होगा। ठीक है, कोशिश करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में। जी जी। तो ये हैं रमेश टहलानी जी, आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार। इन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ में। अच्छा, आप कुछ और ऐसा भी कुछ, जैसे अजमेर के अंदर युवा लोगों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बेरोज़गारी तो है ही, तो उसके बारे में आपका क्या रणनीति है, किस हिसाब से? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि बेरोज़गारी सिर्फ भारत में नहीं है, बेरोज़गारी अमेरिका में भी है, बेरोज़गारी यूरोप में भी है, पर बेरोज़गारी का अच्छा मैनेजमेंट होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, डेनमार्क या फिनलैंड कोई यूरोप में देश है जो कि दुनिया के सबसे खुश देशों में माना है, हैप्पीनेस इंडेक्स में माना जाता है, सबसे टॉप में आता है। वहाँ पे जो बेरोज़गार होते हैं उनको भत्ता दिया जाता है, लेकिन उनको सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उनको कुछ घंटे देने पड़ते हैं, योगदान देने पड़ते हैं। किसके लिए? हॉस्पिटल में जाके, सीनियर सिटीजन होम में जाके उनकी केयर करने के लिए, स्कूलों में जाके पढ़ाने के लिए, तो उसकी ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है। आज एक तरफ हमारे पास किसान नहीं है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, सही फसल नहीं हो रही है, सड़कें खराब पड़ी है, और एक तरफ बेरोज़गार है। यानी काम की कमी नहीं है और रोज़गार की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है। सही तरह से चैनलाइज किया जाए, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट योगदान है शिक्षा का। मुझे कोई बता रहा था यूरोप में, डेनमार्क या जर्मनी में, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप या गैस पंप पे जाते हो, वहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं होता है, आदमी खुद ही पेट्रोल भरता है और जाता है। इवन ग्रोसरी स्टोर में, सुपरमार्केट में जाता है, वहाँ कोई पैसे लेने वाला नहीं होता, खुद ही सेल्फ करे। क्यों? तो वहाँ मैंने स्टडी की तो मालूम पड़ा, वहाँ पे बचपन से स्कूलों में नैतिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, नैतिकता पे, सच्चाई पे, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है। वहाँ पे इस तरह की, जो मैंने देखा हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा बहुत ही कम पढ़ाई जाती है, वहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जो नागरिक का जो होता है बचपन से ही, अगर उसका सही ब्रेन को, उसको विकास किया जाए, नैतिकता डाली जाए ना, तो यहाँ भी होगा। तो उसको मालूम मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे गलत काम नहीं करना है, तो जैसे ही गलत काम नहीं करेगा तो समाज अच्छा होगा ना। तो ये डेनमार्क अभी नहीं, उन्होंने 25 से 50 साल पहले प्लान किया था, जिसका रिजल्ट आज आ रहा है। तो इसीलिए केजरीवाल जी इस कहते हैं, और मैं भी उनका समर्थक हूँ, अभी से हमें शिक्षा में करना पड़ेगा, हमें शिक्षा देने पे ऐसे बीज बोने पड़ेंगे और बनता यही कल के नागरिक होंगे, ये हमारा देश चलेंगे, इससे देश विकसित होगा। तो इसकी शिक्षा पे ज़रूरी है। और स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अगर आदमी को जरा सी बीमारी होती है और कहीं जहाँ बीमार हो जाता है, कई बार तो पूरी जीवन भर की जमा पूंजी चली जाती है। अमेरिका में, यूरोप में शिक्षा और एजुकेशन, शिक्षा और ये स्वास्थ्य फ्री है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, कई लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे क्या गलत कर रहे हैं यार, सारी दुनिया करती है,
सारी दुनिया, बल्कि ये तो एक राजा का फर्ज है, एक प्रशासक का फर्ज है कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा तो दे। और अगर वो दूसरी जगह खर्चा बचा के, जो पुल 150 करोड़ बनता रहा वो 100 करोड़ बना के 50 करोड़ बचा के अगर वो इस पर दे रहे हैं फिर तो क्या गलत कर। तो ये चीज़ें शिक्षा पे जोर देना है, स्वास्थ्य पे जोर देना है, ये प्राथमिकता है। अजमेर शहर के लिए मैं जल को प्राथमिकता दूंगा। जल के निर्माण का मेरा दूसरा प्राथमिकता रहेगी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य पे। यहाँ पे आप अगर कभी जेलन जाएँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा अजमेर में स्वास्थ्य क्या हालत है। स्कूलों में जाएँ आपको मालूम पड़ जाए क्या हालात है। हमने आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया भी था और करीब 5-6 बार धरना भी दिया था। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें मालूम है कि आम आदमी अभी राजस्थान में नहीं है, सत्ता में हो सकता है हमारा प्रभाव कम हो या ना हो, बट हम प्रयास करते रहेंगे कि एक जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा ये जल, स्वास्थ्य और ये शिक्षा, ये 3 मुद्दे ऐसे रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं वो जैसे मैंने रियल इस्टेट में दुबई की सर्विसेज अजमेर की रेट पे दी, 5 स्टार की सर्विस ढाबे की रेट पे दी है मैंने, तो मैं ये कोशिश करूँगा अमेरिका का, यूरोप का जो विकसित देशों का सिस्टम है वो मैं अजमेर में लाऊँ। एटलीस्ट अजमेर तो मुझसे पीड़ा देखी नहीं जाती। अच्छा, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जहाँ रहूँ वो शहर अच्छा हो, मैं चाहता हूँ हरियाली हो। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊँ तो सड़क अच्छी हो, ऐसा नहीं कहीं भी गंदगी दिख रही है, कचरा दिख रहा है, कचरा पाते बड़े, गाय घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आवारा जानवर सड़कों पे वही घूमते लोग, रहते हैं। कई लोग उनको गौ माता बोलते हैं। मतलब वर्तमान सरकार गौ माता कह दी है, गौ सेस ले रही है। सेंटर की सरकार गौ माता कहती है और राज्य सरकार गौ सेस ले रही है। तो उनसे निवेदन करूँगा हमारी गौ माता सड़कों पर आवारा क्यों घूम रही है। लोग यहाँ तक कि जनता भी जो है गाय माता के लिए मतलब चंदा इकट्ठा गौ करे माता कभी ने भी। एक बार गौ माता ने मेरी माता को घायल कर दिया। उस दिन के बाद मैं गौ माता कैसे मानूं? वो क्यों किया? कई लोग छोड़ दीजिए। आप जब मैनेजमेंट कांजी हाउस बने हैं सब है, फिर भी गाय सड़कों की और ट्रैफिक की हालत देखिए। हाँ, ये बात बढ़िया, हमारे शहर का ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है इन पशुओं के कारण। अच्छा, ये वैसे कटाक्ष है। अरे वाह, गलत क्या है? वो तो जो जगह तो उनकी थी, सड़कें तो हमने बनाई। नहीं, ये आमजन जानते हैं, इस समस्या से अवगत है अच्छी तरीके से, वो रोज गुजरते हैं इन चीज़ों से। तो वही कहता हूँ, आप गौ सेवा करते हो तो सड़कों की गौ सेवा क्यों नहीं करते हो? हाँ, प्लीज़ वोट मत दीजिए, लेकिन जनप्रतिनिधि को कहिए गौ प्रबंध सही करें। तो ये है हमारे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रमेश टहलानी जी। आपने इनकी ऊर्जा देखी, इनका अनुभव देखा, इनकी शिक्षा, इनकी व्यवस्था, और यहाँ तक कि इनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है सत्ता में आने का। बस ये चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जो सुविधा लोगों तक डायरेक्ट पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँचे। अजमेर जो एक स्मार्ट सिटी का तमगा लिए हुए बैठा है, उसे एक्चुअल में स्मार्ट सिटी बनना चाहिए और बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ में हमारे उम्मीदवार रमेश टहलानी जी उतरे हैं मैदान में। अब जनता पर निर्भर करता है कि वो उनको सर आँखों पर बिठाते हैं या फिर मात्र प्रलोभन या फिर लुभावने वादों के बीच में फंसकर इतने मतलब सशक्त व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहते। इसी के साथ कल का सम्राट से मैं देवेंद्र कुमार खोरवाल नमस्कार करता हूँ।